तो कभी मुसलमानों की असदुद्दीन ओवैसी के लिए क्या कहें? देखिए, बिल्कुल एक बैरिस्टर है वो, और इस देश के मुसलमानों को समझना चाहिए कि सर पे टोपी भी है, चेहरे पे दाढ़ी भी है, और तालीम के मामले में उनके पास बैरिस्टर की जो है डिग्री है। तो इस देश के पढ़े लिखे मुसलमानों को समझना चाहिए। इस यात्रा के लिए, नीति के लिए भेजे गए हैं। बिल्कुल, वो इसलिए भेजे गए क्योंकि उनके अंदर एजुकेशन पावर था, उनके अंदर वो सलाहियत है कि अपने देश काम किया जा रहा है। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारे खिलाफ, हमारे शरीयत के इसमें मुदाखलत न करे, दखल न दे, या उनके खिलाफ कोई तरह कानून न लागू करे। हम सरकार से मंतरी की मांग करते हैं, न सरकार में कोई हिस्सेदारी लेना चाहते हैं। हम लोग जैसे जी रहे हैं गुर्बत में, अपने मेहनत का कमाया खाते हैं, और हमारे आबा अजदाद, हमारे बाप दादा ने जो वक्फ किया है, कब्रिस्तान हो, ज़मीन हो, जायदाद हो, मस्जिद हो, उन पे सरकार के गंदी निगाहें हैं। उनको अपने कब्जा में लेकर हम लोगों पे जुल्म करना चाहता है। ये जुल्म नहीं होने देंगे। अगर हमारे शरीयत के खिलाफ तरह तरह के कानून लागू करके हम लोगों को सताने का काम करेगा तो हम लोग जागेंगे और पुरजोर विरोध करेंगे। देखिए, विरोध करना तो राइट है, जो भी इस सेकुलरिज्म में जो भी नागरिक है सभी का अधिकार है। तो देखिए, इस वक्त हम आपको लाइव तस्वीर हम गांधी मैदान पटना से आपको दिखाने का प्रयास करें। इधर आ बोलना चाहते हैं? 3-4 आदमी बोले, आप भी बोल लीजिए। क्या नाम हो? मोहम्मद शमसा आलम उर्फलाल बादशाह। कहाँ से हैं? सहरसा मझोल। क्या कहेंगे आज के वक्फ बिल के लिए? सरकार से क्या कहना चाहिए? सरकार से यही कहना चाहेंगे, ऐसे तो इसमें तो बहुत सारा जो है मतलब गलत कानून, उसमें से एक ये है कि मतलब कोई जो है अगर मतलब गैर मुस्लिम जो है इसमें पहले दान नहीं दे सकता है। सुनिएगा। वक्त की ज़मीन में गैर मुस्लिम दान नहीं दे, उसको अगर दान देना है तो 5 साल के लिए उसको मुस्लिम रहना पड़ेगा, ये सबूत देना पड़ेगा हम 5 साल से मुसलमान हैं। और दूसरा ये कि 5 साल पूर्व मुसलमान मुसलमान होना चाहिए। सही से। और दूसरा जो है वो ये है कि हम तो मतलब वो जो है ज़मीन तो नहीं दे सकता, लेकिन जो है गैर मुस्लिम जो है वक्फ बोर्ड की ज़मीन में जो उसका अच्छा क्या ना कि अगर कोई वक्फ बोर्ड में दे रहा है, नया हिंदू ही नया बन गया, अपने फ़ायदे के लिए दे दिया थोड़ा देर के लिए, ये तो बढ़िया करके 5 साल पूर्व मुकम्मल मुसलमान होना चाहिए, तभी वो दान कर सकता है। इस पे आपका क्या सेंटेंस? इस पे ये है कि जब आप दान नहीं दे सकते हैं, मतलब गैर मुस्लिम होकर के हमारे मतलब दान नहीं दे सकते वक्त में, तो फिर आपको हिस्सेदारी क्या चाहिए? मतलब कोई मस्जिद है, मदरसा है, उसमें बोला दो जो है वो रहना चाहिए, मतलब गैर मुस्लिम भी। ये मतलब सबसे बता। मोहम्मद शमशेर आलम। देखिए, शमशेर आलम जी, शमशेर आलम जी। तो देखिए, ये सहरसा जिला के हैं। हालांकि ये जो बोले हैं इनकी बातों में बिल्कुल सच्चाई है, और सही एक उत्तर दिए हैं। हमने 3-4 आदमी से बात किया कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। असल में सरकार को आप जब तक जाहिर नहीं करेंगे, साबित नहीं करेंगे कि ये आर्टिकल इसमें गड़बड़ है, ये थोड़ा सा संशोधन कीजिए, ये सही कीजिए, तो आप एक सवाल बिल्कुल सही दिए, इसमें गैर मुस्लिम का चीज़ मुसलमान का, तो गैर मुस्लिम की क्या जरूरत है? ऐसे भी सुप्रीम कोर्ट इसको रिजेक्ट कर चुका है। हाँ, कर चुका है। तो पेंडिंग पड़ा हुआ है, केस चलता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसको एक्सेप्ट नहीं किया कि इसमें गैर मुस्लिम के होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुसलमान का संपत्ति है। यही हम पूछना चाह रहे थे। दूसरी बात ये है कि पहले जिस तरह से इसमें ये भी वक्फ यूज़र जो है वो मतलब नहीं रहेगा, 10 साल के बाद जो वक्फ यूज़र हो जाएगा, ऐसा है ना? इसमें देखिए, वक्फ यूज़र जो है वो रहेंगे। असल में है कि जिस तरह से पहले वक्फ बोर्ड के वक्फ यूज़र होते थे उनका पावर था, अब जो है जिला अधिकारी जो प्रशासन है, जो डीएम है, उनके अंदर उनसे सजेशन लेना पड़ेगा। आपकी जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उसको क्या करना है, नहीं करना है, उनसे आपको पूछना पड़ेगा। हाँ, ये थोड़ा सा यहाँ पे मैं भी यही कहना चाह रहा था। आप बोलिएगा कभी तो। ये जो आर्टिकल है वक्फ अमेंडमेंट बिल, आपके जैसा सुनिए, आपको लगता है कि मेरी बात सही नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आर्टिकल ला रहा है, ये बोले तो हम बोलेंगे, ये अपने तरफ से जो सभी लोग हैं, ये अपने तरफ से जो भी बोले सही बोले। मैं ये कहना चाह रहा था जो आप समझ नहीं पाए, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, सीधा जवाब दिए, फिर भी समझे कि नहीं, सीधा जवाब नहीं दिए, लेकिन बोले ये कि गैर मुस्लिम। ठीक है, क्लियर है कि ये ठीक है। मैं गैर मुस्लिम की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो कानून अगर लाती है सरकार, वक्फ अमेंडमेंट बिल अगर लाती है, तो इस देश का जो संविधान है, इस संविधान में जो मौलिक अधिकार है, इस अधिकार को ख़त्म कर रही है। देश संविधान से चलना चाहिए, जो बात है। देश के अंदर कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो स्पेशल मुस्लिम पर्सनल लॉ। आप भावना से बात कर रहे हैं, देश सिस्टम से चलता है, संविधान सिस्टम से चलता है, तो सिस्टम आप पे लगाया तो आप सिस्टम से ही हरा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कानून से ही हरा सकते हैं। ये एक्ट अगर लाती है सरकार, अगर ये एक्ट लाती है तो इसमें मुसलमानों की जो सेफ्टी है इस संविधान में वो खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, बस वही चीज़ ना आप जाहिर कीजिएगा कि यहाँ से मेरा सेफ्टी खत्म हो रहा है। बिल्कुल, सेफ्टी खत्म है। इसी वजह से देश के तमाम मुसलमान आहत होकर के इस बिल का विरोध कर रहे हैं। विरोध इसलिए कर रहे हैं कि अगर ये एक्ट लागू होगा
इस देश के अंदर, तो संविधान के अंदर जो आर्टिकल है, जो कानून व्यवस्था है, ये ख़त्म हो रही है। अगर संविधान के अंदर जो कानून है वो रहेगी, तभी हमारी अधिकार है अपनी बात को रखने का, अपनी संपत्ति की हिफाजत करना। अगर ये एक्ट ख़त्म कर देगी तो हमारा कुछ नहीं बचेगा। बस यही आपको डायरेक्ट वे में मैं कहना चाह रहा हूँ। और आहत होकर के पूरे देश के मुसलमान इस आर्टिकल के खिलाफ है। मैं नहीं अच्छा, सरकार नीतीश कुमार से क्या कहें? नीतीश कुमार हमेशा सेकुलर लोगों का वोट लेने का काम किया और बिहार के तमाम मुसलमान उनको वोट देने का काम किया और हमेशा से जो है कई दशक से उनको प्रधानमंत्री के पद पे मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। आज उन्होंने इस कम्युनिटी के साथ गद्दारी किया, डायरेक्ट बोला। आप देखिए, हालांकि हम खोल देना चाहेंगे कुछ बातों को। हम भी मुसलमान हैं, मेरा जाति किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन असल है कि आप सही जानकारी अपने समाज को नहीं देंगे तो वो कैसे जागरूक हो। ये जो माइक मैंने उठाया है सिर्फ अपने समाज की दर्द के लिए, जागरूक के लिए। मेरे अंदर में लगा कि कमाना खाना चाहे रिस्क तो अल्लाह देने वाले हैं, लेकिन समाज के साथ उस लाइन में ज़िंदगी गुजारना ये सबसे बड़ी बात है। तो हम आपसे इसलिए आपको कहना चाहेंगे, ज़रूरी समझाना चाहेंगे कि आप वकील हैं, बिल्कुल आप एडवोकेट बताएं, टाइटल तो लगा है वकील का, तो आपको सर जानकारी समाज को देना पड़ेगा कि इस तरह से ये गड़बड़ी है, यहाँ पे ये दिक्कत है, ये चीज़ वो तो मैं आपको बता रहा हूँ ना। ये एक्ट अगर लागू होती है हिंदुस्तान में तो मुसलमानों की जो अधिकार है। आप लोग का लीडर कौन है सबसे बेस्ट? देखिए, हिंदुस्तान में अब तक मुसलमानों का कोई लीडर नहीं है। आप लोग चुने, कोई मना किया? आज तक ये कम्युनिटी अपना आप बताएं, आप शिक्षित लोग, आपको मना किया? हम लोग अब तक नहीं चुने। डराया? नहीं, कभी कोई नहीं डरा। बनाए कर हम लोग सेकुलर समझकर हिंदू मुस्लिम एकता, सुने डरते हैं, डरते किसी से नहीं है। देखिए, अपना लीडर चुनिए ना। फिर वही बात बोल दीजिए, लीडर का कभी कुछ हुआ है? देखिए, ये कम्युनिटी हमेशा से सेकुलर लोगों के साथ खड़ा रहने का काम किया है, इसलिए समाज में सेकुलर नहीं है। बिल्कुल है। अगर कोई गद्दारी करेगा, आज नीतीश कुमार इस कम्युनिटी के साथ गद्दारी किया। जो रामविलास पासवान हमेशा से सेकुलर वोट लेने के साथ वो सरकार में बना रहा, उसका जो आज पुत्र है चिराग पासवान, वो इस कम्युनिटी के साथ गद्दारी कर रहा है। वो भी बोले थे, रामविलास पासवान बोले थे मुख्यमंत्री बनाएंगे बिहार का, बना है? बनना चाहिए था, नहीं बना है। मेरे कहने का मतलब इस कम्युनिटी का कोई भी सरकार नहीं, कोई नेता नहीं है, इसलिए इसके साथ इस तरीके का ट्रोल किया जाए। कभी मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या बोलते हैं, ये ट्रिपल तलाक को लाती है, कभी 370 को हटाती है, तो कभी मुसलमानों की असदुद्दीन ओवैसी के लिए क्या करें? देखिए, बिल्कुल एक बैरिस्टर है वो, और इस देश के मुसलमानों को समझना चाहिए कि सर पे टोपी भी है, चेहरे पे दाढ़ी भी है, और तालीम के मामले में उनके पास बैरिस्टर की जो है डिग्री है। तो इस देश के पढ़े लिखे मुसलमानों को समझना चाहिए। इस यात्रा के लिए, नीति के लिए भेजे गए हैं। बिल्कुल, वो इसलिए भेजे गए क्योंकि उनके अंदर एजुकेशन पावर था, उनके अंदर वो सलाहियत है कि अपने देश की लड़ाई मैं विदेश के बॉर्डर पे जाके लड़ सकता हूँ। ये मुसलमान क्यों नहीं नेता मानते? इसलिए नहीं मानती है कि ये देखिए, लालू जी ने कहा था कि मानसिक गुलामी से मैंने इस बिहार के लोगों को आज़ादी दिलाया। बिल्कुल मानसिक गुलामी से हमारे दलित, हमारे अति पिछड़ा और बैकवर्ड के लोगों ने इस गुलामी से आज़ादी पा लिया। मगर ये कम्युनिटी, ये जो 18% की जो कम्युनिटी है, ये आज भी मानसिक गुलामी ज़िंदगी जी रहे हैं, जिसका नतीजा है कि आज धूप में गांधी मैदान में, कभी दिल्ली के रामलीला मैदान में भटकते रहता है, क्योंकि ये सही नेता भैया नहीं चुनिएगा तो ऐसे भटकिए। आप 1 लाख भीड़ जुटा लीजिए, आपका सिस्टम में लोग नहीं रहेगा तो आप ऐसे हल्ला करके चले जाइए। हम लोगों का सौदा किया जाता है, देश बचाओ दीन बचाओ के नाम पे। यही खालिद अनवर इस कम्युनिटी का सौदा करके MLC बन गया। क्या मालूम आज इस भीड़ में हो सकता है सौदा हो जाए। तो ये तो क्या बोला जाए, मेरा ही कम्युनिटी, हमारा ही हाथ कटा हुआ है। चलिए, बन तो गया ना MLC, ठीक है, बन गया, मगर देश के लोगों का सौदा किया गया। आज बलियाबी साहब, सबसे पहला विरोध उन्हीं का था वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ। उनको कोई लॉलीपॉप दे दिया गया, अपने मुंह को बंद कर लिए। तो इस कम्युनिटी को हमेशा से लोग बेवकूफ़ बनाया है और इसको मिसयूज किया है। आज भी हो सकता है मिसयूज हो सकता है, मैं उसके खिलाफ हूँ। आपके चैनल और लोगों से पूछना चाहेंगे कि देखिए, हम 3 नेता का नाम बताते हैं, नीतीश कुमार, लालू जी, ओवैसी। सबसे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बिहार में आना चाहिए और उनको कम से कम 40 सीट मिलना चाहिए, जिसकी 2% की आबादी है। मल्ला जो 2020 में बॉम्बे में फिल्मों में काम करता था, आज 60 सीट की बात कर रही है RJD से, और जो 18% है वो उसका कहीं कोई चर्चा नहीं है। मैं परसों बापू सभागार में था और क्या बोलते हैं वो युवा संवाद कर रहे थे तेजस्वी यादव जी। जो कम्युनिटी का 18 से 20% की आबादी है, उसका कोई नेता चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। ये माझी, शर्म आना चाहिए इस माझी को कि
आज भी खटिया पे बैठने का इजाज़त उसको नहीं है, मंदिर में जाने नहीं दिया जाता है। वही लोगों के साथ जा करके इस मुसलमानों का जो हमेशा से मुसलमान साथ देने का काम किया है, बैकवर्ड लोगों के साथ खड़ा रहने का काम किया, दलित के साथ, आज उसके साथ वो खिलाफ है। चलिए देखिए, आपको इस वक्त हम गांधी मैदान से देखा जिस तरह से, हालांकि देखिए मुसलमान सबसे पहली बात है एजुकेशन। जब तक इस समाज के अंदर एजुकेशन नहीं आती है तब तक ये कुछ समझ नहीं पा रहे। हालांकि जो कुछ लोग कहते हैं कि हमको इससे डर है, उससे कहीं कुछ नहीं है दुनिया में। हमने इस उम्र में अनुभव कर लिया, कहीं कुछ नहीं है। आप अगर जब मुसलमान है तो मुसलमान का मतलब ही है दूसरे के लिए खिदमत, दूसरे का खिदमत करना, दूसरे के इंसाफ के लिए मर मिटना। जिस तरह से आप देख लीजिए कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किस तरह से अपने जांघों पे ताल दे के उन्होंने कहा था कि जो है आप जो है हमने ईमान लाया, आप खुल कर नमाज़ पढ़िए। काबा में उन्होंने कहा था ना मौलाना साहब, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या बोले थे, उनका क्या बयान था। तो चलिए आप बताइए क्या बोले थे हज़रत उमर साहब। अरे तो हाँ, बोलना चाह रहे। आइए मौलाना साहब, आप दीन के माध्यम में जानते हैं थोड़ा सा, क्या नाम है आपका? अमजद अली। हम ये पूछना चाह रहे थे, जिस तरह से अभी मुसलमान एजुकेशन के मामले में कुछ बहुत ज़्यादा कहीं पीछे हैं, उस पर हम चर्चा करना चाहेंगे। आज जो बकवील पर आप लोग जो आए हैं, इस पे क्या मैसेज देना चाहिए? दो सवाल। तालीमी मैदान में हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, उस पर कड़ी मेहनत करनी चाहिए। एक वक्त हम लोग नहीं खाएं, भूखे रहें, लेकिन अपने बाल बच्चों को तालीम देनी चाहिए। तालीम के मामले में हम लोग सही में पीछे हैं, उसमें आगे बढ़ना चाहिए। कौन मेहनत करेगा ये बताओ? हम और आप मेहनत करेंगे, समाज के लोग मेहनत करेंगे। जो हम समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जाहिल को समझाएंगे, अनपढ़ को समझाएंगे कि भाई को समझाएंगे, सबसे अपने भाई को समझाएंगे कि सबसे पहले तालीमी मैदान में हम लोग आगे बढ़ेंगे, तभी कोई भी जंग जीत सकते। सबसे पहला वो तालीम है हमारा, जब तालीम में आगे बढ़ेंगे तभी कुछ आगे बढ़ सकते। तो देखिए, अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर इमारत शरिया या जो भी जिम्मेदार मुसलमान हैं, अगर आपको मैसेज जा रहा हो, तो सबसे बड़ी बात मैं आपको कहना चाहेंगे कि जो भी अपने अपने समाज के रहबर हैं, जो जिम्मेदारान हैं, आपसे गुजारिश है, जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, जब तक आप नहीं जाएंगे, तो समाज वैसे के वैसे सोया रहेगा। इसलिए मेरा खास अनुरोध है, जो भी बड़े वरिष्ठ लोग हैं, उलमा हैं, जो हाफिज हैं, जो भी बड़े लोग हैं, आपकी कोशिश होनी चाहिए, आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम अपने समाज को ज़्यादा एजुकेशन पे फोकस करें। तो आज का ये तस्वीर मैं गांधी मैदान से दिखाने का प्रयास किया। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, चैनल को फॉलो करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।